तो आज हम लोग देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे कि सीवीटी 2023 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे हिंदी विषय को लेकर के। हम सब जानते हैं पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा था। देखेंगे कि कैसे प्रश्न उस परीक्षा में पूछे गए थे। ये रहे कुछ प्रश्न आपके सामने, और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर ही है, आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। उसमें कोई काट छाट नहीं की गई है। शब्द शक्ति के अंतर्गत ये 26 से क्यों शुरू है, आप ध्यान दें। पार्ट बी हिंदी, यानी कि 1 से लेकर 25 तक आपको पता है कि जनरल पेपर पूछा जाता है। मतलब पार्ट ए में जो जीएस बेस्ड और बिल्कुल जनरल पेपर होता है सारे विषयों के। तो हम पार्ट बी में अपना डोमेन इस पर बात करेंगे, और 26 से इसीलिए ये प्रश्न जो है शुरू हो रहे हैं 26 से। शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य है? ठीक है, शब्द शक्ति के अंदर तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका उत्तर जानते होंगे। फिर भी जो अभिधा है, अभिधा में तो एक मुख्यार्थ होता है और वही ले दे करके वही एक अर्थ ही होता है। जो लक्षणा है हमारा, लक्षणा में ये होता है कि एक मुख्यार्थ है जो अभिधार्थ है, और एक लक्षणार्थ है, यानी एक मुख्य अर्थ और एक गौण अर्थ। तो ये जो गौण शब्द है वो लक्ष्यार्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गौड़ में क्या होगा, एक गौड़ मतलब सेकेंडरी, तो एक हमारा प्राइमरी मीनिंग है और एक सेकेंडरी मीनिंग है। तो यही गौड़ जो है वो लक्ष्यार्थ से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसे इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए कि किस विद्वान ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए, हाँ अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। किस विद्वान ने मंदबुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना है? 27वां प्रश्न है आपके सामने। काव्य प्रयोजन तो आप लोग जानते हैं। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, किस लिए कोई काम। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पढ़ाई का प्रयोजन क्या है। अब पढ़ाई के प्रयोजन में जब हम बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोगों का नौकरी पाना है, कुछ लोगों का ज्ञानार्जन है, वैसे कविता का उद्देश्य क्या है, वही काव्य प्रयोजन है। कविता से क्या लाभ है? ठीक है। अब भारतीय काव्य शास्त्र में तरह तरह के इसमें उत्तर दिए जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक और बहुत विस्तृत रहा है संस्कृत काव्य शास्त्र। तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी चीजें शामिल की जाती हैं। ज्यादातर जो हमारे संस्कृत के काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उनमें ये सारी स्वीकार्यता है कि भाई धर्म, जिसे हम कहते हैं हनुमान बाहुक तुलसीदास ने लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो धर्म के लिए। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, दरबार में रहेंगे से बिहारी हुए, तो बिहारी को कहा जाता है कि एक एक सतसई के एक एक दोहे पर जो है वो 100 अशर्फियां मिली। ये किंवदंती है एक। तो यानी कि अर्थ भी आप कविता से पैसे भी कमाते हैं, और काम और मोक्ष। ठीक है, तो ये चारों चीजें कविता के साथ जोड़ के देखी जाती है। लेकिन विशेष बात यहाँ पे 4 आचार्य आपको संस्कृत काव्य शास्त्र के दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि कौन है ऐसा। ठीक है, कौन है ऐसा जिसने कविता का एक प्रयोजन राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए माना है? ठीक है, मतलब कविता का एक प्रयोजन राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए, तो ये कुंतक है। अच्छा, अब कुंतक की जो काव्य शास्त्रीय कृति है वह कौन सी है, इसका जवाब आप कमेंट करके हम मुझे देंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपके लिए ये एक प्रश्न रहा। तो कुंतक, जैसे मैंने बात कही आपसे, ठीक है, कुंतक इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम। 28वां प्रश्न है, काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित प्रतिभा को और किस नाम से जाना जाता है? काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित प्रतिभा, प्रतिभा तो आप जानते हैं कि काव्य हेतु यानी कि हेतु आप कारण जानते हैं, हेतु का अर्थ होता है यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं और जिनसे वो कविता करता है,
उसमें तीन चीजें बार बार बताई जाती हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इन्हीं तीनों के कई सारे नाम, कई सारे रूपों में अंततः यही तीन चीजें होती हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्रतिभा है, इसके लिए और कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है भारतीय काव्य शास्त्र में। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 28वां आपके सामने दिया जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि शक्ति शब्द हमें देखने को मिलता है, और ये शब्द किसने प्रयोग किया है? मम्मट ने। ठीक है, मम्मट की कृति कौन सी? काव्य शास्त्र की काव्य प्रकाश है। उसमें उन्होंने शक्ति और निपुणता की बात की है अपनी कविता काव्य हेतु को परिभाषित करने के लिए, कि ठीक है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, इन तीन चीजों की बात करते हैं मम्मट। तो उन्होंने प्रतिभा की जगह पे शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, यह बात विशेष रूप से याद रखिएगा। अभ्यास तो अपने आप में अलग काव्य हेतु है। ठीक है, समाधि, राजशेखर शब्द इस काव्य हेतु का प्रयोग करते हैं, समाधि का। और निपुणता, निपुणता भी ध्यान दीजिएगा कि इस्तेमाल की है मम्मट ने, लेकिन उन्होंने प्रतिभा की पर्यायवाची के रूप में, प्रतिभा के स्थान पर समझ लें आप, तो शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। उनतीस। तो ये प्रश्न बहुत साधारण है। देखेंगे कुछ कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ बहुत साधारण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित का सही अनुक्रम है वर्ण, शब्द, पद, पदक्रम और वाक्य। तो इनमें से आपका प्रश्न, मैं जरा सा ऑप्शन भी आपको दे दूं, कई दफे एलिमिनेशन जो मेथड है उसके जरिए भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो मैं ये करता हूं कि मैं इसे थोड़ा सा चारों ऑप्शन आपको दिखाई पड़े इस तरह से पेश करता हूं। ठीक है, हाँ। तो अब देखें अब कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम है वर्ण, शब्द, पद, पदक्रम और वाक्य। 29वां। अब इन्हें क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसके बाद शब्द आते हैं, शब्द, कई सारे शब्द मिलकर के पद बनते हैं। ठीक है, और फिर पदक्रम, उन्हीं पदों के जरिए जब कई सारे पद इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और फिर वाक्य। तो ये जो है खुद ब खुद सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो ABCDE। ठीक है, ये यानी ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, 30, जो प्रश्न संख्या 30 है, आपसे पूछा जा रहा है कि देश के लोग किसका कहानी संग्रह है। ठीक है, देश के लोग। अब देखिए इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ये रटने वाली चीज है, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्योर स्मृति आधारित प्रश्न। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप जानते हैं तो कर ले जाएंगे, नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। किसका है? तो अमरकांत का है। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह है अमरकांत का। 1964 में यह जो देश के लोक कहानी संग्रह है वह प्रकाशित हुई थी, अमरकांत की। अच्छा, अब बताएं मुझे कि अमरकांत का पहला जो कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था और क्या नाम था उसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1958 में जिंदगी और जोंक, ये कहानी संग्रह है पहला अमरकांत का। इससे भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको सीवीटी में बार बार देखने को मिलेंगे, कि जैसे कोई महान या कोई बहुत प्रसिद्ध कहानीकार है, तो उसका पहला कहानी संग्रह या पहली कहानी, पहला, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जिंदगी और जोक भी याद रखिएगा। जिंदगी और जोक आप जानते हैं कि एक दुनिया समानांतर जो राजेंद्र यादव संपादित 22 कहानियां हैं, उसमें यह कहानी भी अमरकांत की शामिल है, जिंदगी और जोक। तो इस कहानी संग्रह देश के लोग के बहाने जिंदगी और जोक को भी आप याद रखिए कि 1958 में आई थी। ठीक है, ये आपके लिए लिख दे रहा हूं मैं।
ऐसे अगर लिख दिया जाएगा एक बार तो आपको याद रहेगी। ठीक है, कब? 1958। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें जानने के बावजूद लोग गलती कर देते हैं। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए दो, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है और एक उसका कारण के रूप में है। ठीक है, यह बात याद रखिए, अभिकथन एसर्शन और कारण यानी रीजन। अब हमें देखना है कि अभिकथन की पुष्टि कारण के जरिए हो रही है क्या, इस अभिकथन को कारण जो है वो दिया गया कारण संतुष्ट कर रहा है। इस प्रश्न में मैंने बार बार बताया है कि लोग जानने के बावजूद गलती कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, व्याकरण से प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं संधि की परिभाषा है कि दो अगर अक्षर हैं और पास पास आ गए तो उनसे विकार होगा, क्योंकि आप जानते हैं समास में विकार नहीं होता। विकार मतलब परिवर्तन। जैसे राम है, ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए, जैसे विद्यालय शब्द है मान लीजिए, तो विद्या धनालय, हम बहुत साधारण सी एक संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण के रूप में विद्यालय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विद्या और आलय मिलकर के जो विद्यालय होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जो आ है वह जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से विकार होना जरूरी है संधि में। तो ये जो बात कर रहा है यानी वो बात सही है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, बात सही है। और दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है स्वर संधि कहते हैं, तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, यानी कि जो है निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास उनके मेल से जो विकार होगा, संधि, संधि की परिभाषा है, और ये स्वर संधि की परिभाषा है, दोनों परिभाषाएं सही हैं। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या है, तो इसमें व्याख्या वाली कौन सी बात है? दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही, इसमें व्याख्या तो जैसी कोई चीज है ही नहीं। व्याख्या होने का मतलब है ना दोनों आपस में सम्मत होने चाहिए, ए की पुष्टि आर कर रहा हो। ठीक है, या व्याख्या तर्क और अभिकथन समझने के लिए इस दृष्टि से समझिए, जब आपको लगे कि तर्क और अभिकथन पुष्टि कर रहा है तो इसलिए शब्द का प्रयोग कर दिया करिए रीजन के बाद। जैसे दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं, इसलिए दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास, तो ये इसलिए लगाने का कोई मतलब यहाँ रहेगा नहीं, फालतू का काम हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ए और आर अपने आप में तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 32 प्रश्न। अब ये प्रयोजन मूलक वाला जो सेक्शन है जनसंचार माध्यमों में हिंदी वाला, वहां से मैंने आपको बताया है और पिछली बार के बच्चों को मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, कि रेडियो से प्रश्न बनेगा, बिल्कुल तैयार रहें। खासतौर पर रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का वर्ष जानिए। ठीक है, और जानिए कि कौन सा कार्यक्रम प्रचलित हुआ करता था, कौन बहुत महत्वपूर्ण था। इस बात पर मैंने पिछले बैच में जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो इस बात पर मैंने जोर दिया था और यहाँ से प्रश्न देखिए आया भी है, तो आप लोग भी तैयार रहिए इस तरह के प्रश्नों के लिए। आकाशवाणी के महत्वपूर्ण नाटक कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो अब हवा महल ये आकाशवाणी पे विविध भारती पर जो है आने वाला प्रोग्राम था। ध्यान रखिए, आकाशवाणी पर आने वाला प्रोग्राम था हवा महल। ठीक है, शाम को रात में जो है ये 8 बजे से 7 बजे से इस तरह से शाम को आता था और 1957 से शुरू हुआ था। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि रेडियो का बहुत मशहूर प्रोग्राम रहा है, तो अब अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप रेडियो के बारे में ज़रा सर्च करिए, रेडियो के मशहूर या चुनिंदा प्रोग्राम। आपको बता दूं मैं कि ओमपुरी, अमरीश पुरी, असरानी वगैरह जितने बड़े एक्टर्स हुए हैं उन लोगों ने इसमें बहुत लंबे समय तक काम किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रोग्राम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है?
तो आपको ऑप्शन भी दे दिया जाए। प्रश्न संख्या क्या है? 33 जन्म काल की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि देवसेन की श्रावकाचार, श्रावका देवसेन का आप भले जन्म वर्ष ना जाने, लेकिन आपको श्रावकाचार जो कि 933 ईस्वी की कृति है, ठीक है, श्रावकाचार। तो यानी कि ये 933 के करीब में ये जो देवसेन है वो मौजूद थे। उसके बाद चंद्रवरदायी, तो चंद्रवरदायी आप जानते हैं कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही दिन पृथ्वीराज के साथ मरे थे, और इन लोगों का 1192 में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, यह बात भी आप जानते हैं। अच्छा, 1192 में युद्ध हुआ, वहां मरे, तो पैदा उससे पहले हुए होंगे, जाहिर सी बात है। 1148 ईस्वी जो है वो चंद्रवरदायी की पैदाइश बताई जाती है, 1148। देवसेन का समय 933 बता दिया गया है। खुसरो जो है, खुसरो आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मौजूद थे, और भी बहुत सारे जो शासक थे उन दिनों के, उनके समकालीन थे। तो इनका असली में जो एग्जैक्टली समय है वो 1253 ईस्वी पटियाली में पैदा हुए थे। रैदास कबीर से 10 साल बड़े थे, यानी कबीर कब के हैं? 1398 के हैं। रैदास कब के रहेंगे? 10-11 साल बड़े थे, 1388 1389 इसकी बात की जाती है। तो रैदास हम लोग ध्यान रखेंगे 1388 के हैं। और जायसी, ठीक है, जायसी 1453 के करीब जायसी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो अब क्रम से देखिए, तब भी जायसी अगर मान लीजिए 1453 ना भी रहे, तब भी इस क्रम में तो हम सबसे पहले चलेंगे देवसेन के पास, यानी बी। बी में 2 ऑप्शन हमारे पास। उसके बाद चलते हैं चंद्रवरदायी, यानी बी के बाद सी। चंद्रवरदायी यानी ए, तो बी के बाद ए, तो इसी में है बी के बाद ए, फिर सी यानी खुसरो, फिर डी यानी रैदास, और फिर जायसी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौतीस नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न निबंध संबंधी निम्नलिखित, यानी कि आपको निबंध के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। निबंध में हजरत प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को विद्यानिवास मिश्र ने प्रशस्त किया है। तो आपको अगर जरा से भी जानकारी है हिंदी साहित्य में लिखे गए निबंधों के विषय में, तो यह बात स्पष्ट है कि प्रशस्त किया है। क्यों? हजरत प्रसाद द्विवेदी भी भारतीय परंपरा, संस्कृत साहित्य और भारतीय परंपरा नहीं कहेंगे, परंपराओं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक परंपरा नहीं, समानांतर चलने वाली सारी परंपराओं के बड़े अध्येता, बड़े विद्वान थे हजरत प्रसाद द्विवेदी। और विद्यानिवास मिश्र भी इसी अनुक्रम में आते हैं, उसी परंपरा को पोषित करते हैं आगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है विद्यानिवास मिश्र वाली। अब देखें, कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग विशेष रूप से, तो ये तीनों वास्तव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं कुबेरनाथ राय के। तो दूसरा कथन भी सही है। प्रभाकर माचवे के निबंध आलोचना और ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, प्रभाकर माचवे के विषय में गंभीरता और लालित्य के समन्वित रूप को ललित निबंध कहते हैं। तो ललित निबंध में थोड़ा लालित रहता है, थोड़ा आप उसको पढ़ते हैं, उसकी भाषा और जिस तरह से चीज़ों को आपके साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत, अगर मैं एक शब्द कहूँ, हालांकि ये वैज्ञानिक शब्द नहीं होगा, लेकिन बड़ा आनंद आता है ललित ललित जो है ललित निबंधों को पढ़ करके। तो आनंद के साथ गंभीरता का अद्भुत सामंजस्य, समन्वय रहता है, चाहे हजरत प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो, चाहे कुबेरनाथ राय का निबंध हो, ठीक है, चाहे विवेकी राय का निबंध हो। तो ये गंभीरता और लालित्य के समन्वित, यानी ये बात भी सही है। तो ए, बी और डी, देखें ए और बी और डी कहाँ सही हैं? तो केवल ए, बी, डी दूसरा सही है, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। और 35
आज के दिन का आखिरी प्रश्न। हम लोग 10-10 प्रश्नों को 20-20 प्रश्नों करके देखेंगे, पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार, ठीक है। तो क्या क्या घटनाएं हुई? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ, ठीक है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता कब प्रकाशित हुआ? 1888 ईस्वी में। फिर पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा जो पत्रिका निकली उदंड मार्तंड पत्र का संपादन कब प्रारंभ हुआ? तो ये तो 1826 में, यानी 30 मई को शुरू हुआ था। फिर क्या है? शुद्धराम फिल्लोरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास तो लिखा इन्होंने था 1877 में, लेकिन प्रकाशित हुआ था इनका 1888 में। ध्यान दीजिएगा। ये तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो परीक्षा गुरु है 1882 प्रकाशित हो चुका था। तो प्रकाशित तो ये भाग्यवती शुद्धराम फिल्लोरी की बाद में हुई, लेकिन लिखा बहुत पहले गया। परीक्षा गुरु से पहले लिखा जा चुका था 1877 में, ठीक है। अब क्या है? दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र, हम जानते हैं बार बार जब कहते हैं कि पहली फिल्म कौन सी बनी भारत में, हिंदी फिल्म, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। म्यूट थी वो, मूक फिल्म थी, हिंदी थी नहीं। अब जब भाई आवाज रहेगी तब जानेंगे आप कि हिंदी है इंग्लिश है क्या है। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहली भारत में जो फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। 1913 में यह फिल्म जो है वो आई थी, तो 1913 में। अगला प्रश्न जो सब लोग जानते हैं कि अगला जो कथन है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? 1903 में शुरू किया था। उससे पहले कौन था? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठीक है। तो 1903 में शुरू किया। अब देखिए क्रम से हम लगाते हैं। तो सबसे पुरानी घटना इसमें से क्या है? 1826 में 30 मई जब पंडित युगल किशोर मिश्र उदंड मार्तंड का संपादन करते हैं, यानी बी कथन जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। अब 2 बी है तो आगे बढ़ेंगे। अगला सन क्या है कि 1888 में 1877 में ये शुद्धराम फिल्लोरी का भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास, तो यानी बी के बाद सी होना चाहिए। उसके बाद ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद सबसे आखिर में 1913 में, तो यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये कुछ हमने प्रश्न देखे। अब हम लोग कुछ और ज़रूरी बात करते हैं। कोर्सेज जो हैं वो एमए हिंदी के, ठीक है। जैसे पिछले 2 वर्षों से जो शुरुआत हुई है और 2 बेहतरीन बैच निकले हैं विद्यार्थियों के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, ठीक है। एडमिशन ले चुके हैं ये सारे विद्यार्थी। तो ऐसा एक बैच शुरू हो चुका है। तो अगर आप सब जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाइए। बैच का नाम आप देख रहे हैं विजय रथ है, और इसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी रेगुलर। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगी। आप दिन भर नहीं, महीने भर, एग्जाम भर जितना मन उतना देखिए, ठीक है। 12 देखते रहिए। और स्टडी मटेरियल आपको दी जाएगी, डाउट सेशन, लाइव क्लास चलेगी, जो चाहे आप जब चाहे पूछ सकते हैं। PYQs आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो मौजूद जो उपलब्ध कराई जाएगी आपके लिए। तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं इस कोर्स से संबंधित, और बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो देर ना करें और जुड़ जाएं और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बिल्कुल लगभग इस तरह के कोर्स अगर मेरे कोर्स में आप जुड़ गए, लगभग एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। इस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं और आपसे मेहनत करवा लेते हैं, ठीक है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परीक्षा देने जाऊँगा, मेहनत आपको ही करनी है और मुझे पता है कि मैं वो मेहनत करवा ले जाऊँगा। धन्यवाद।